हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस से वीडियो एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। प्रैक्टिस सेट में हिंदी का आज ये हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट है। इसके साथ साथ बात करें तो जीएस के आपके डेली प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं। करंट अफेयर में आपको जो वीडियो स्पेशल करंट अफेयर है वो पढ़ाया जा रहा है यूथ पब्लिकेशन का। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर दिया जाएगा स्पीडी का, जो लगभग 650 प्रश्न है, उसका एक मैराथन के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो घटना चक्र के प्रमुख बिंदु हैं उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित, उसकी क्लासेस दी जा रही हैं। 4 क्लासेस आ चुकी हैं। जल्द ही आप लोगों को एक तथ्यसार जो घटना चक्र का है, उत्तर प्रदेश विशेष के अभी तक जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसको वन लाइनर के रूप में दिया जाएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित जो सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग के रूप में होता है। तो कोई भी सरकारी नियम या फिर सूचना जो प्रकाशित की जाती है, कोई भी सरकार का आदेश होता है, तो वो एक नोटिफिकेशन के रूप में जारी होता है। तो वही नोटिफिकेशन होता है अधिसूचना, यानी इसका उत्तर होगा अधिसूचना। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर जो होता है इसमें ध्वनियाँ निर्बाध रूप से आपके कंठ से बाहर निकलती हैं, जबकि व्यंजन में होता है कि वायु जो होता है विभिन्न जो है मुखांगों को टच करती हुई, घर्षण करती हुई बाहर आती है, जिसके आधार पर व्यंजन को कई भागों में बांटा गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, तो ये होगा इसका उत्तर स्वर ध्वनियाँ। करेंगे अगर ली, स और ल की, तो इसका होता है लीतु यानी त वर्ग। इसके साथ साथ ली, स और ल का उच्चारण स्थान होता है दंत, यानी लीतु लसा नाम दंता। इसका उच्चारण जो होता है दंत से होता है। तो कंठ से उच्चारण होता है बड़ा आ, ह और विसर्ग, इसके साथ साथ क वर्ग का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तालव्य ध्वनि है कि तालव्य कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं च वर्ग। च वर्ग के साथ साथ ईचू यशा नाम तालु। ये लाइन अगर आप याद रख लेते हैं तो कभी नहीं भूलेगा। ईचू यानी च वर्ग के साथ साथ ई, इसके साथ साथ अगर बात करें य और बड़ा श, इसका उच्चारण जो होता है तालव्य से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। इनमें से किसमें स्वर संधि है? जब भी संधि निकालना हो तो सबसे पहले जो शब्द होता है आपको उसका संधि विच्छेद करना चाहिए। जैसे भोजनालय है, तो आप जब इसको विच्छेदित करेंगे तो ये हो जाता है भोजन प्लस आलय। इसके बाद अगर सच्चरित को करें तो ये होता है सत प्लस चरित्र। अगर मनोहर की बात करें तो ये होता है मनः प्लस हर, यानी इसमें होता है विसर्ग संधि। सच्चरित यानी सत प्लस चरित, ये होता है व्यंजन संधि। तमोगुण भी होता है तमह प्लस गुण, इसमें भी होता है विसर्ग संधि। लेकिन भोजन प्लस आलय जब इसको आप देखते हैं तो भोजन का न का छोटा और आलय का बड़ा दोनों मिलकर बन जाते हैं भोजनालय, यानी इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि पाई जाती है। अगला प्रश्न, सोहन के माता पिता बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। इसमें पूछा है रेखांकित शब्द यानी जो बैलगाड़ी है इसमें कौन सा समास है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बैलगाड़ी का जब आप समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाता है बैल की गाड़ी। तो यहाँ पर की विभक्ति आ रही है, तो का की के जो विभक्ति होती है ये होती है संबंध की, तो यानी जो इसमें समास होगा ये होगा संबंध तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो ये हो जाता है तत्पुरुष समास। अगर बात करें तत्पुरुष में कौन सा, तो ये हो जाता है संबंध तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, हमें प्रहार नहीं करना चाहिए। इसमें पूछा है रेखांकित जो वर्ण है यानी प्र, यह क्या है? तो ध्यान दीजिए, तो ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं। जैसे हार है शब्द, हार के आगे प्र उपसर्ग लगा है, तो ये प्र उपसर्ग लगने से ये बन जाता है प्रहार, यानी इसमें जो प्र वर्ण है यह क्या है, एक उपसर्ग की तरह कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, राम राम अनर्थ हो गया। इसमें पूछा है रेखांकित शब्द यानी जो राम राम है यह अव्यय का प्रकार है, यानी यह किस प्रकार का अव्यय है?
तो ध्यान दीजिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये होता है शोक बोधक अव्यय। अगर पूरे वाक्य को देखा जाए, अनर्थ होना यानी शोक की बात है, शोक के साथ आ रहा है राम राम, तो यहाँ पर हो जाएगा शोक बोधक अव्यय। घृणा बोधक अव्यय में होता है तिरस्कार, यानी किसी को देखकर जब आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, तिरस्कार की भावना उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पर होता है घृणा बोधक अव्यय। जैसे थू थू, कोई चीज़ गंदी चीज़ देखकर आप थू थू करने लगे, या किसी को डांट कर बोले चुप। इसके बाद अगर जैसे आप बोले हट, छी, तो ये सब जो होते हैं घृणा बोधक अव्यय होते हैं। स्वीकार बोधक जो अव्यय होते हैं, जैसे ठीक है, हाँ, तो ऐसे सब जो होते हैं वो स्वीकार बोधक होते हैं। बाकी ये सभी जो होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय के प्रकार होते हैं। विस्मयादि बोधक की अगर बात की जाए तो ये 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से तीनों आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे एक एक शब्दों को देखते हैं। जैसे माँ है, माँ का हो जाता है मातृ या माता। केला का हो जाता है कदली। और बात करें अमूल्य, देखिए जो शब्द दोस्तों जो तत्सम शब्द होते हैं, इसमें ज़्यादातर आप देखते हैं कि आधा वर्ण का उपयोग किया जाता है, जिसका उच्चारण कठिन होता है वो तत्सम हो जाते हैं। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं जो हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। घृत शब्द की बात करें तो एक तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है घी। अगर दुग्ध की बात करें तो ये भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है ये होता है दूध। बात करें अगर आंसू की तो इसका जो तत्सम होता है ये होता है आश्रु। तो यहाँ पर पूछा है कि तद्भव कौन सा है, तो यहाँ पर जो आंसू शब्द है ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है ये आश्रु होता है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो तत्सम से तो निकलते हैं किंतु तद्भव तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा समझिए, तत्सम से तो निकल कर गए लेकिन तद्भव तक नहीं पहुँचे, ये बीच में ही रह जाते हैं, तो ऐसे शब्द होते हैं अर्ध तत्सम शब्द। जैसे इसमें से जो है चंदर शब्द अर्ध तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है। मलिदा फारसी भाषा का है, पैमाना तनख्वाह ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं, लेकिन जो इस्तीफा शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है, अरबी। अगला प्रश्न है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में जो सुहावना शब्द है इसका मतलब ये किसका परिचायक है, यह क्या बता रहा है। तो कभी भी आपसे विशेषण, क्रिया विशेषण ऐसा पूछे तो वाक्य को आप समझने का प्रयास कीजिए ये क्या अर्थ दे रहा है। जैसे सुहावना शब्द है, ये मौसम के बारे में बता रहा है कि मौसम आज का कैसा है, ये सुहावना है, यानी सुहावना शब्द मौसम की विशेषता बता रहा है। जो शब्द किसी विशेष की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सुहावना शब्द है यह विशेषण है। अगला प्रश्न, मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है। रेखांकित का भेद बताना है, यानी आपको बताना है इसमें जो यह शब्द प्रयोग हुआ है यह किस रूप में है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी यह, वह, वे यानी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को या फिर किसी पार्टिकुलर चीज़ को इंगित करता है, तब वहाँ पर हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह शब्द किसी एक निश्चित पतंग को बता रहा है कि यह पतंग, यानी यह एक विशेष पतंग यह मेरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। सरपंच एक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर जो पांचवा शब्द है, पांचवा शब्द एक विशेषण है, क्योंकि पांचवा शब्द जो होता है एक क्रमवाचक विशेषण होता है। क्रमवाचक, जैसे कोई व्यक्ति 5वें नंबर पर बैठा है तो हम बोलेंगे वो 5वां है। कोई 6वां कक्षा में 7वें पोजीशन पर आता है, हम कहते हैं ये 7वां है। कोई पहले पोजीशन पर आता है, हम कहते हैं ये प्रथम स्थान है, पहला है। तो ये क्रमवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय क्या है। जैसे अव्यय वे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो काम नहीं करता है, यहाँ पर जो नहीं शब्द है इस वाक्य में बल दे रहा है कि यह व्यक्ति जो है काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो नहीं शब्द है यह एक अव्यय की तरह प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, इसमें पूछा है
रेखांकित शब्द यानी जो सुंदर है व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से पहचानिए। जैसे यहाँ पर हम दो चीज़ आपको बताएंगे। जैसे कबीर है, उसके बारे में बता रहा है कि वह बहुत सुंदर दिख रहा है। अगर आप यहाँ से बहुत सुंदर हटा दें तो कबीर कल दिख रहा था, तो कैसा दिख रहा था ये बता रहा है सुंदर। यानी जो सुंदर शब्द है वह विशेषण यानी कबीर की विशेषता बता रहा है कि कल वह सुंदर दिख रहा था। यहाँ पे जो बहुत शब्द प्रयोग किया गया है, बहुत शब्द एक प्रविशेषण है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी सुंदरता को भी बता रहा है कि वो बहुत सुंदर था, उसे कहते हैं प्रविशेषण है। तो यहाँ पर जो बहु शब्द है ये प्रविशेषण है और सुंदर शब्द एक विशेषण है। कबीर एक संज्ञा है। अगला प्रश्न, सिर्फ एक काम रह गया। इसमें पूछा है कि रेखांकित शब्द जो सिर्फ है इसको पहचान कर बताइए आप कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है या फिर निपात है। तो आप देखेंगे ना ये संज्ञा के रूप में है, ना सर्वनाम के रूप में है, ना ही ये कारक है, ये एक निपात है। निपात का प्रयोग एक अव्यय की तरह किया जाता है। जैसे अव्यय का काम होता है कि वाक्य में किसी शब्द पर विशेष बल देना, निपात का भी यही काम होता है कि किसी विशेष शब्द पर बल देना। एक काम रह गया के बारे में बता रहा है कि सिर्फ एक काम रह गया, यह एक निपात है। अगला प्रश्न है, अनल का पर्यायवाची शब्द है। अनल किसका पर्यायवाची होता है? दो शब्दों में कन्फ्यूजन होता है, एक होता है अनल, एक होता है अनिल। तो ध्यान दीजिए, जो अनिल शब्द होता है ये वायु का पर्यायवाची होता है और जो अनल शब्द होता है ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची जैसे हुतासन हो गया, ज्वाला हो गया, आग हो गया, तो ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, आज अमावस्या है। इसमें रेखांकित शब्द यानी जो अमावस्या है इसका सटीक विलोम पूछा गया है। तो अमावस्या का मतलब होता है कि काली रात या फिर अंधेरी रात। अमावस्या की काली रात होती है। ठीक उसके विपरीत जो पूर्णिमा होती है यह उजियारा पाक होता है, या फिर कह सकते हैं यह उजियारी रात होती है। अमावस्या का विलोम क्या होगा? यह होगा पूर्णिमा। जैसे कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, यानी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, यानी दोनों अपोजिट होते हैं। अगला प्रश्न, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? इसमें बताना है कि कौन सी जोड़ी के दोनों शब्द समानार्थी हैं, यानी एक जैसे शब्द अर्थ प्रकट करते हैं। नीरज होता है कमल का पर्यायवाची, नीरद होता है आपके बादल का पर्यायवाची, और नीर होता है जल का पर्यायवाची। देखिए, जब नीर शब्द है ये जल का पर्यायवाची है, जब इसमें ज शब्द जुड़ जाएगा ये हो जाएगा कमल का पर्यायवाची, और द वर्ड जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके बादल का पर्यायवाची। तो कभी जो भी जल की पर्याय होते हैं, जो पानी के पर्यायवाची होते हैं, उनके पीछे जब आप ज वर्ड जोड़ते हैं तो वो हो जाते हैं कमल के पर्यायवाची, द वर्ड जोड़ते हैं तो आप वो बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। यही इतना चीज़ ध्यान रखिए तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये जोड़ी गलत है। सही जोड़ी इसमें पूछा है पानी और जल ये समानार्थी हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा यही होगा, क्योंकि अगर अन्य विकल्प में देखें पति और पुत्र ये समानार्थी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द। आप लोग इसका उत्तर बताइए। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है और आप लोग निश्चित ही कहीं न कहीं आपसे मिला होगा। जैसे यहाँ पर एक खंडिता शब्द है, खंडिता का जो अर्थ होता है ये होता है जैसे अपने प्रिय को अन्य स्त्री के साथ देखकर जो स्त्री दुखी होती है उसे खंडिता कहा जाता है। अगर बात करें वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी होती है उसे कहा जाता है प्रोषित पतिका। इसका सही उत्तर होगा प्रोषित पतिका। अगला प्रश्न, आपके भरोसे पर हूँ। इसमें रेखांकित शब्द जो भरोसे है इसके बारे में आपको बताना है कि यह कैसा शब्द है। तो आप लोग बताइएगा तो ये क्या होगा। जैसे इसमें बता रहा है कि आपके भरोसे, कोई आपके भरोसे है, तो यह क्या हो जाता है एक विषयवाचक हो जाता है। यह विषय की बात है कि वह आपके भरोसे है, यह आपका विषय है, तो ये विषयवाचक शब्द है। अगला, को से किस कारक का चिन्ह का बोध होता है, यानी जो को शब्द है यह किस कारक का चिन्ह का बोध कराता है। देखिए, जैसे करण का होता है से, अधिकरण का होता है में होता है, पर होता है, पे होता है। इसके बाद बात करें संप्रदान, इसके लिए होता है के लिए,
अगर बात करें कर्म का, तो कर्मकर्ता ने कर्म को, यानी कर्म का जो चिन्ह होता है ये को होता है। अगला प्रश्न, वधु का बहुवचन क्या होगा? तो वधु का बहुवचन होता है वधुएं, यानी धा पे छोटी जो है ऊ की मात्रा आ जाएगी और ए शब्द आकर जुड़ जाएगा चंद्र बिंदु के साथ। अगला प्रश्न, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मुझसे चला भी नहीं जाता, मुझसे खाया भी नहीं जाता। तो ये सभी जो होते हैं वाक्य, ऐसे वाक्यों में भाव प्रदर्शित होता है, इसलिए आप कह सकते हैं ये भाववाच्य हैं। अगला प्रश्न, वह आए तो मैं जाऊं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा काल है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, यानी यह संभावना की बात है, हेतु की बात है। अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ये भविष्य की बात है और इसके साथ साथ हेतु मध्य, यानी ये अगर वह आएगा तभी मैं जाऊंगा, यह एक कथन और कारण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा हेतु मध्य भविष्य काल। अगला प्रश्न, रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आप लोग इसका बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोग इसको उत्तर दीजिए। तो रीत का बहुवचन क्या होगा? तो रीत का बहुवचन हो जाता है रीतियाँ। रीतियाँ यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दोनों शब्दों को देखकर आप निश्चित कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर तीसरा रीतियाँ भी, यह भी कंफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा र पे बड़ी की मात्रा और त पे छोटी की मात्रा, तो ये हो जाता है रीतियाँ। अगला प्रश्न, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो जब कभी भी दो वाक्य को जोड़ने के लिए और इसके साथ साथ बात करें तथा या अन्यथा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य। तो ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न, दीर्घायु हो। इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? तो जब कभी भी किसी वाक्य में किसी को आशीर्वाद देने की बात हो, अपनी इच्छा प्रकट करने की बात हो, तो वहाँ पर हो जाता है इच्छार्थक वाक्य। तो आप दीर्घायु हो, ये हमारी इच्छा है, ये हमारा आशीर्वाद है, तो ये हो जाता है इच्छार्थक वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। वाक्य है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। इसमें आपको बताना है किस हिस्से में त्रुटि है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो उत्तर दिया है ये दिया है गुजर गई, जबकि आप ध्यान से अगर देखें इसमें होना चाहिए था मानसिक तनाव में। कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में होता है, इसमें होना चाहिए था आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव में गुजर गई। इसका उत्तर होना चाहिए था विकल्प डी, लेकिन इसमें दिया है विकल्प ए। तो अगला प्रश्न है, अशुभ बुरा रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। यानी इसमें जो ये रेखांकित चिन्ह है इसको पहचानना है कि यह क्या प्रदर्शित करता है। तो चिन्हों के बारे में आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा। कुल 14 प्रकार के चिन्ह होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, तो निश्चित ही आप लोग उसे देखकर जाइएगा। जैसे हंस पद होता है, इसका चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है, यह वाक्य में त्रुटि को बताता है। वाक्य जैसे कोई वाक्य है, इसमें कोई शब्द यहाँ पे मिसिंग हो गया है, तो आप ऐसा चिन्ह लगाकर उसके ऊपर उस शब्द को लिख सकते हैं, तो ये बताता है हंस पद। तुल्यता सूचक की बात करें तो जैसे जो इक्वल टू का साइन होता है बराबर का, ये तुल्यता को बताता है। तो यहाँ पर जैसे अशुभ है, इसके बाद ये इक्वल टू का साइन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तुल्यता सूचक चिन्ह। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संयोजक चिन्ह का एक और नाम है। जिसे संयोजक चिन्ह जो डैश होता है, ये संयोजक चिन्ह होता है। ये वाक्य को जोड़ने का या फिर प्रदर्शित करने का बताता है, संकेत करने को बताता है। तो संयोजक चिन्ह का जो अन्य नाम होता है, इसे कह सकते हैं आप जैसे सामासिक चिन्ह, क्योंकि आप देखेंगे कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें और इसका क्या नाम है, तो इसका नाम हो सकता है निर्देशक चिन्ह, जो निर्देश देता है, निर्देश करने के लिए डैश लगाया जाता है। और एक नाम हो सकता है जैसे योजक चिन्ह, यानी कि जो जोड़ने का कार्य करता है उसे योजक कहते हैं। तो इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प सी। योजक चिन्ह का अन्य नाम है सामासिक चिन्ह। अगला प्रश्न, गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया।
तो यहाँ पे पूछा है रेखांकित मुहावरा मुंह में पानी आ जाना, इसका क्या अर्थ होता है? तो मुंह में पानी आ जाना यानी लालची होना, लालच होना होता है मुंह में पानी आ जाना। अगला प्रश्न है सबे दिन होत न एक समाना, इसमें पूछा है लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सभी दिन एक समान नहीं होते हैं, अर्थात समय जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, लगातार बदलता रहता है। तो विकल्प ए समय परिवर्तनशील है, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। वाक्य है जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके, यानी ऐसी चीज़ जिसे आप अपनी वाणी से व्यक्त न कर सकें, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। आप लोग कमेंट करके बताइए। और ध्यान दीजिए कि ऐसे शब्द जो होते हैं ये आपको शब्द शुद्धि में पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं, क्योंकि इसकी जो मात्राएं होती हैं आगे पीछे करके बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो इसका जो सही अर्थ होगा, सही वाक्य होगा, ये होगा अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय र जो होगा ये व के ऊपर लगेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक ऐसे जैसे आशीर्वाद पूछ लेता है वैसे ही अनिर्वचनीय भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो जल के पर्यायवाची होते हैं जैसे अमृतोय, नीर, वारी, तो ये सभी हम उस पर्यायवाची होते हैं। तो पानी भी हो गया, नीर हो गया, अम्बु भी हो गया, लेकिन नल शब्द जो है ये जल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली में नहीं है? पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं इसमें हो जाती हैं, जैसे आपकी बात करें अगर कन्नौजी, इसके साथ साथ आपकी हो जाती अवधी और खड़ी बोली। ये सभी जो हैं आपकी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? कन्नौजी है, अवधी है और खड़ी बोली है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली में नहीं है? तो ये बघेली जो होता है ये पश्चिमी हिंदी में नहीं आता है, क्योंकि बघेली ये होता है पूर्वी हिंदी की बोली होती है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो बात करेंगे संविधान की दृष्टि से हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो ये हो जाती हैं आपकी 18। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हो जाती हैं। संविधान की बात करें 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये हो जाता है 343, यानी अनुच्छेद 343 अनुसूची 8 ये भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो आप लोग इसे अच्छे से जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान में रखिए, आपको ये बहुत ही आसानी से 1-2 नंबर दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये वाक्य जो दिए होते हैं बहुत ही सरल दिए होते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सही से वाक्य को पढ़ना है, उसका इंग्लिश में क्या हो सकता है एक संभावना देख लेना है, या फिर अगर अर्थ निकल आया आपका वो देख लेना है। जैसे वाक्य है साइंटिफिक नॉलेज हैज़ इट्स डेंजर। जैसे जो साइंटिफिक यानी जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है उसके अपने अलग संकट होते हैं, क्योंकि विज्ञान को 2-धारी तलवार कहा जाता है। जैसे विज्ञान के जितने अगर लाभ हैं तो विज्ञान के हानि भी होती है। विज्ञान से अगर हम किसी का जीवन बचा सकते हैं तो इसी विज्ञान से हम किसी के जीवन को ले भी सकते हैं, फिर उसके जीवन को समाप्त भी कर सकते हैं। तो विज्ञान को 2-धारी तलवार कहा गया है। तो यहाँ पे वाक्य है साइंटिफिक नॉलेज हैज़ इट्स डेंजर्स, यानी वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट होते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है। सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है, इसका अंग्रेजी अगर आप अनुवाद करेंगे तो ये हो जाएगा अ हैप्पी वर्ल्ड इज ए ड्रीम ऑफ साइंस। बड़ी आसानी से ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43 से लेकर 46 तक। इसमें आपको बताना, आपको गद्यांश पढ़ लेना है और पढ़ने के पश्चात जो भी प्रश्न है इसके उत्तर देने हैं। तो आप लोग गद्यांश को एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके उत्तर क्या होंगे। आप लोग गद्यांश को देख लीजिए, आपको मौका दिया जा रहा है। आइए देखते हैं इसके जो प्रश्न हैं क्या होंगे। तो गद्यांश का जो पहला प्रश्न है यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे किसी का कोई और छोर ही नहीं होता है, यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है, उसे कहा जाता है कि उसका तो कोई और छोर ही नहीं है। जैसे आसमान का कोई और छोर नहीं है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। तो विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
दूसरा है क्षितिज किसे कहते हैं। आप लोग इसके उत्तर बताइए कमेंट करके, क्षितिज किसे कहते हैं। तो आप लोग बड़ी आसानी से बिना गद्यांश को पढ़े भी इसका उत्तर बता सकते हैं। जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। जैसे आप कहीं पे खड़े हैं, बहुत दूर तक अगर कोई रुकावट ना हो बीच में, तो आप देखते हैं कि एक जगह जाकर आपको धरती लगता है कि नीचे की तरफ जा रही है, यानी धरती गोली हो रही है और आसमान वहाँ पर आकर उससे मिल रहा है, तो उसे ही कहा जाता है क्षितिज। तो जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको, इसमें दिया है कि क्या करना चाहिए। तो आप लोग पढ़े होंगे पैसेज को, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको क्या करना चाहिए, या फिर सबको किस चीज़ का अधिकार है, अधिकार है या फिर हक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है, यानी सबको इस धरती पर जीने का हक है, अधिकार है। अगला प्रश्न है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि। बताइएगा आप लोग इसके उत्तर क्या होंगे। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, या फिर किसी के जीने की आज़ादी को हम जब छीन रहे होते हैं तो हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे होते हैं, या फिर उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं। इसके उत्तर हो गए। आइए देखते हैं अब अन्य प्रश्न को। इसमें है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं। इसमें से कृष्णदास, नंददास और परमानंद दास उसमें आते हैं, लेकिन नाभादास जो हैं ये अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो सूरदास को आप लोग जानते ही होंगे, ये भक्तिकालीन है। सूरसागर, सूर ग्रंथावली इनकी रचनाएं हैं। कबीरदास की साखी शबद रामायणी, तुलसीदास के रामचरितमानस, तो ये सभी जो हैं भक्तिकालीन हैं। लेकिन जो बिहारी हैं, बिहारी सस्ता इनकी प्रमुख रचना थी। महाराजा सवाई जय सिंह के यहाँ ये दरबारी कवि थे। बिहारी जी जो है भक्तिकालीन नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्न में से सही जोड़ी को चुनिए। पहला है जयशंकर प्रसाद यामा। यामा जयशंकर प्रसाद की रचना न होकर ये महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ पर अगर देखा जाए सुमित्रा नंदन पंत की चितंबरा, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही सुमेलित है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चितंबरा। अगला प्रश्न, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था। तो आदिकाल को वीरगाथा नाम किसने दिया था, तो ये थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। तो आज के 50 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आज के प्रश्न आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।